इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा को मुंबई जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिया रोड पास। मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर ने आज ली अंतिम सांस। मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। अभिनेता से नेता तक ने ट्वीट कर जताया दुख। देश में कोरोना का कहर जारी। अब तक 1074 लोगों की मौत। वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 33,000 के पार। सहारनपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई। पुलिस ने 19 लोगों को भेजा जेल। लॉकडाउन का अब भी कई लोग उड़ा रहे हैं मजाक। कानपुर में बेवजह बाहर घूम रहे लोगों से पुलिस ने कराया परेड। और मथुरा में पुलिस की दिखी दरियादिली। बच्ची के जन्मदिन पर गुब्बारे से गाड़ी को सजाकर केक और गिफ्ट लेकर पहुंची पुलिस। परिजनों ने यूपी पुलिस को कहा थैंक यू। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि वाराणसी से आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के 6 नए मामले यहां से सामने आए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 58 हो गई है। कोरोना के 6 नए मामले वाराणसी में फिर से सामने आए और इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 58 हो गई है। पावर लूम ऑपरेटर जैतपुरा निवासी शख्स जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। पावर लूम ऑपरेटर है ये जैतपुरा निवासी, जैतपुरा का रहने वाला ये शख्स जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सिगरा थाने का एक पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं सीएचसी शिवपुर का वार्ड बॉय भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं पड़ाव शुजाबाद निवासी कोरोना संक्रमित है। वहीं गोसाई पर मुहाव का ट्रक ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ 6 नए मामले सामने आए हैं। गोसाईपुर मुहाव का जो ट्रक ड्राइवर है, जो ट्रक का कंडक्टर है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां 6 नए मामले सामने आए हैं। और बात करते हैं अमरोहा की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना से पहली मौत हो चुकी है अमरोहा के अंदर। अमरोहा से बड़ी खबर, कोरोना से पहली मौत हुई है। नौगावा सादात कस्बे की निवासी थी पीड़ित महिला, जिसने दम तोड़ दिया। कोरोना के चलते इस महिला की मौत हुई। आपको बता दें कि नौगावा सादात कस्बे की निवासी थी ये महिला, जिसको कोरोना हुआ था। मुरादाबाद के टीएमयू में उसका इलाज चल रहा था। मुरादाबाद के टीएमयू में वो भर्ती थी, जहां उसका इलाज चल रहा था और उसकी मौत हो गई है। अमरोहा से बड़ी खबर, जहां एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है और कोरोना से पहली मौत मुरादाबाद में हुई है। ये एक बड़ी खबर। फिलहाल तमाम जो एहतियात है वो बरती जा रही है। पीड़ित महिला की बात करें तो नौगांव सादात कस्बे की रहने वाली थी ये महिला, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां टेप बनाने वाली कंपनी, जो टेप बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां टेप बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रही हैं। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भागलपुर क्षेत्र की हिंदुस्तान एडहेसिव कंपनी की ये घटना है, जहां पर आग लगी और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग बुझाने का काम दमकल कर्मियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहां पर टेप बनाने का काम किया जाता था इस फैक्ट्री में। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग लगी। हालांकि आग लगने के पीछे क्या कारण रहे, क्या वजह रही है, वो अभी तक पता नहीं चल पाई है।
टेप बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी है। इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा से इस तरह की खबर आई थी जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। फिलहाल जो है ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद की जा रही है। यहाँ टेप बनाने का काम किया जाता था और आग किन कारणों के चलते लगी है ये पता नहीं चल पाया है। भागलपुर क्षेत्र की हिंदुस्तान एडहेसिव की कंपनी है ये जो घटना हुई है इस कंपनी में। ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता नरेंद्र भाटी। नरेंद्र, क्या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है या फिर अभी आग पर काबू पाना बाकी है? कारणों का पता चल पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पे हिंदुस्तान एक कंपनी है जो सेलुलर टेप बनाती थी। आज सुबह उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद लगभग 1 दर्जन जो गाड़ियां थी उन्होंने मौके पे जाके घंटों की मशक्कत के बाद अब आग पे काबू पा लिया गया है, मगर अब तक जो है वहां पे लाखों का नुकसान हो चुका है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी में आज आग लगी है, बीते 28 तारीख को भी इसी कंपनी में आग लगी थी। उस समय जो आग थी वो फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी और अब जो आग है, आज जो आग लगी है ये ग्राउंड फ्लोर पे लगी है। मगर ना तो उस दिन और जो आज की आग है इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बाकी उस दिन भी लाखों का नुकसान हुआ था, आज भी लाखों का नुकसान हुआ है। आग पे फिलहाल काबू पा लिया गया है, मगर राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद थी। मगर सबसे बड़ी बात वही आ रही है कि 2 बार आग लगने के बाद भी जो आग के कारण है वो भी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक ये बड़ी समस्या है कि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे होंगे कि क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। और अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो बड़ा नुकसान जान का भी यहाँ पर हो सकता था। देखिए जी, क्योंकि अभी जैसे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो सारी कंपनियां बंद है, इसलिए इसमें भी कोई वर्कर नहीं थे। जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे वही मौके पे थे। आग की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को दी गई तो दमकल विभाग तत्काल प्रभाव से मौके पे पहुंची और लगभग 1 दर्जन जो गाड़ियां थी दमकल की, उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि पुलिस ने उस दिन की भी जो घटना हुई थी 28 तारीख को, उसके बाद भी और आज भी यही बात कर रही है कि जो आग के कारण है उनका पता लगाया जाएगा और आगे ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए भी आगे से जांच की जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता और यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो होते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी और हो सकता है कि उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि अभी क्योंकि लॉकडाउन के कारण कंपनी बंद थी, लाखों का नुकसान हो चुका है, मगर कोई हताहत नहीं है। जी नरेंद्र, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री की जहां पर सेलो टेप बनाने का काम किया जाता था। फिलहाल लॉकडाउन के चलते कोई भी मजदूर अंदर मौजूद नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। किन कारणों के चलते आग लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं आगे, बरेली की बात कर लेते हैं जहां हजियापुर में कोरोना संक्रमित की मौत के बाद लाश को सुपुर्दे खाक करने के लिए पीली मिट्टी कब्रिस्तान ले जाया गया। इस दौरान लॉकडाउन तो तोड़ा ही गया, यहां परिजनों ने कफन हटाकर मृतक का चेहरा भी देखा। जनाजे में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में खड़े होकर उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा। तो कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन यहां पर किया, वहीं कुछ लोग मास्क भी पहनकर नहीं पहुंचे थे। तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली की, जहां पर कब्रिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जब सुपुर्दे खाक किया गया तो उस वक्त पास में ही खड़े होकर, बेहद नजदीक खड़े होकर लोगों ने नमाज जनाजा वहां पर पढ़ी और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क का प्रयोग भी नहीं किया था। इधर सहारनपुर में जनकपुरी थाना पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले 19 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग बेवजह सड़कों पर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक बार फिर जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो झांसी के जिला अस्पताल का है, जहां कोरोना के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन किया गया है। वायरल वीडियो में एक महिला जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच इतना आसान नहीं है कोरोना से जीतना, तो ये अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में जिला अस्पताल के सीएमओ का कहना है कि अचानक कई मरीज आ जाने के चलते कुछ समय के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा दी गई। अब कुछ नहीं सुविधाएं मिल रही है। यहाँ तो और भी ज्यादा हालत खराब है, यहाँ तो और पानी नहीं दे रहे।
दोपहर के बाद दोपहर को ये लोग आए थे लगभग 2:30 बजे के करीब, और जबकि यहाँ खाना और पानी का वितरण हो चुका था, अचानक में एक गाड़ी में आए एम्बुलेंस में, और साथ में लिस्ट लिए थे। पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी, और हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निकल रहे थे, तो हमने देखा, तो हमने यहाँ इनको भर्ती करने को, क्वारंटाइन में रखने को कह दिया। तो सर, इसमें जो क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं वो अव्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्वारंटाइन एकाएक बनाने की कोई व्यवस्था पूर्व से कोई तैयारी नहीं थी। अचानक में शिफ्ट किए गए, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से दूसरी जगह, तो अचानक से आई, तो उसकी व्यवस्था बाद में बड़े बाबू जैसे ही पता चला, बड़े बाबू को फ़ोन किया गया, उन्होंने आके वहाँ से पानी वगैरह सब बचाया। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर की बात कर लेते हैं, जहां कल्याणपुर इलाके में 2 हॉटस्पॉट बनने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं और सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को सबक सिखाया है। पुलिस ने सड़क पर लोगों की परेड कराई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और दोबारा बाहर न निकलने की चेतावनी देकर इन्हें छोड़ा गया है। बाहर निकले तो करनी पड़ेगी परेड। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। कि आपके जो मिलने वाले हैं उनको बताइए दरोबाजी को ज्यादा परेशान ना करो। बेचारे रात भर घूमते हैं, सुबह फिर निकल के आना पड़ा उन्हें। शासक प्रशासन के जो आदेश हैं। बड़ी खबर रांची से, जहां राज्य में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर घमासान मच गया है। बड़ी खबर रांची से, जहां आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री नाराज हैं। चारों मंत्रियों ने कहा है कि तबादले को लेकर उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया है। इसको लेकर सभी ने विरोध जताया है। इस मुद्दे पर सभी मंत्री मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री यहां नाराज नजर आ रहे हैं। तबादले को लेकर कांग्रेस से कोई राय नहीं ली गई, ये कांग्रेस का कहना है। तो रांची में जिस तरीके से आईपीएस अधिकारियों के तबादले की बात कही गई थी, और इतने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर बीजेपी ने भी सवालिया निशान लगाए थे कि क्या गारंटी है कि जब इनका तबादला होगा तो इनके परिवार सुरक्षित रहेंगे, ये सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी सामने आई है और साफ कहना है कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया। ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार। राकेश, जब पूरे देश में कोरोना का कहर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर तबादले पर सियासत नजर आ रही है और एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरा मामला खास करके कहा जा सकता है कि अब से थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस खेमे के 4 मंत्री जो है वो आपस में बैठक करके बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्य में करीब 35 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, आईपीएस अधिकारियों का, और उनके ट्रांसफर में कांग्रेस के तरफ से किसी तरह की कोई राय नहीं ली गई है। मुख्यमंत्री स्वतः ही राय अब इसे लेकर अपनी ही टीम के साथ राय लेकर इनका तबादला किया है, और ऐसे में इन्होंने नाराजगी जताई है कि चूंकि यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है और गठबंधन की सरकार में सभी बातों को सामने रखकर ही किया जाना चाहिए था, लेकिन तबादले में उनकी राय नहीं ली गई है, और इसको लेकर चारों मंत्री अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहां जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराएंगे। जी बिल्कुल राकेश, वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कहा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला करना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर जो ऐसे में आईपीएस अधिकारियों के कंधे पर ही वो जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस जंग से लड़ना है हमें। ऐसे में अगर ये किया गया तबादला तो उनके परिवारों के साथ साथ उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, ये मामला जैसे ही आया था, खास करके ट्रांसफर हुआ था, उसके बाद से बीजेपी के लोगों ने तुरंत ही नाराजगी दर्ज कराई थी, और उनका 2-3 मुद्दों पे विवाद था। खास करके उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि एक तो परिवार के लोग परेशान होंगे, दूसरी जो पूरी व्यवस्था कोविड के दौरान खास करके जिस तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई है अधिकारियों की, उस व्यवस्था को फिर से बनाने में वक्त लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग हो सकती है, और उसमें कहीं ना कहीं और भी कोरोना वायरस की बढ़ोतरी हो सकती है, मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, नजरअंदाजी की जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 1-1.5 महीने से यहाँ पे सिस्टम डेवलप किया गया है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो सकता है, और फिर से नई व्यवस्था बनाने में समय लग सकता है। जी बिल्कुल राकेश, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तबादले को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से। और फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गोरखपुर की, जहां एक और कोरोना से पीड़ित केस पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बांसगांव के रानी भैंसा इलाके
कि कोरोना संक्रमित महिला अपने पिता के साथ 3 दिन पहले दिल्ली से वापस लौटी थी। ग्रामीणों के विरोध पर महिला समेत पूरे परिजनों को बांसगांव के CHC में क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने महिला को आइसोलेट कर दिया है। जैसा कि पहले केस में हुआ था, दूसरे केस में भी ये दिल्ली से एम्बुलेंस में पूरा परिवार आया था और इसमें एक जो बच्ची नहीं 35 साल की जो महिला हैं, संगीता उनका नाम है, उनको पॉजिटिव पाया गया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि पुलिस और अधिकारियों के सहयोग से गांव में ये नहीं गई थी, ये परिवार सीधे डाइवर्ट किया गया था सरकारी चिकित्सालय में और वहाँ पर इनका टेस्टिंग के बाद में ये पता चला कि ये पॉजिटिव हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। इधर लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने से पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने राज्य के विकास में सहायक साबित होने वाले बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है। सरकार की यही कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूरों को रोजगार दिया जाए। फिलहाल देहरादून और हरिद्वार के बीच नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि हाईवे का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन 2 अपने अंतिम चरणों पर है और इस अंतिम चरणों में सीधे तौर पर कहें तो सरकार ने जो रियायतें बरती हैं, उन रियायतों में जो निर्माण के जो काम थे उनको यहाँ पर सरकार ने अपनी हरी झंडी दे दी है। ऑल वेदर रोड के जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनको यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। नेशनल हाईवेज में जो चौड़ीकरण के जो काम थे उनको यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। सीधे तौर पर कहें तो इन कामों के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा उन दिहाड़ी मजदूरों को मिला, उन श्रमिकों को मिला है जिनको पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते काम नहीं मिल पाया था। उत्तराखंड में अब सीधे तौर पर कहें तो श्रमिक को अब लॉकडाउन में भी काम मिलना शुरू हो चुका है। सीमित संख्या में ये भले ही यहाँ पर काम शुरू किया गया है, मजदूरों की संख्या सीमित रखी गई है, लेकिन उसके पीछे सीधे यही है कि जो केंद्र की तरफ से जो एडवाइजरी मिली है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जो कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनका यहाँ पर बखूबी पालन किया जाएगा। और हम ये कहें कि उत्तराखंड में इन बड़े प्रोजेक्टों के शुरू होने से जो कामगारों का जो रोजी रोटी का जो संकट उनके सामने खड़ा हो रहा था वो अब खत्म होगा। साथ ही इन कामों के शुरू होने से जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी वो भी पटरी पर लौट आएगी। कैमरामैन हर्षुन्याल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते जिले में प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर सख्ती देखने को मिल रही है। जिले में संत कबीर नगर और गोरखपुर की सीमा से आने जाने वालों की एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों को भोजन दिया जा रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता हेमंत सिंह ने जायजा लिया। लॉकडाउन के चलते गोरखपुर में जो है काफी सख्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। हर आने जाने वाले को गोरखपुर में एंट्री से पहले ही चेक किया जा रहा है। हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये संत कबीर नगर का बॉर्डर है और गोरखपुर और संत कबीर नगर का बॉर्डर है, जहाँ पर पुलिस दिखाना चाहेंगे पुलिस जो है बहुत सख्त है। यहाँ पर हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी है। और
आपको बता दें कि गोरखपुर में हर आने जाने वाले की पहले किसी भी कोई भी गाड़ी हो यहाँ पर एंट्री की जा रही है। और इधर दिखाना चाहेंगे कि हर गोरखपुर में घुसने वाले हर 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन को रोका जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एंट्री की जा रही है। और सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जगह आती है, कालेसर है, जो संत कबीर नगर गोरखपुर का बॉर्डर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे एंट्री पास और जो है स्लिप लेकर ही गोरखपुर के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में एंट्री करने से पहले जो भी व्यक्ति भूखे हैं उनको भोजन भी पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। और ये नेशनल हाईवे 28 है, जहां पर दूर दूर से लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। जो जरूरी सामान है जैसे खाद्यान्न हो गया, ऐसे ट्रकों को जो है खाली जाने की इजाज़त दी जा रही है। और गोरखपुर में जितने भी वाहन एंट्री कर रहे हैं सबकी स्लिप बनाई जा रही है, जो आगे जाकर चेक होगी। और बिना पास जो है किसी को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि दो पहिया वाहन हैं, उनको किस तरह से चेक किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, यहाँ से बिहार के लिए भी रास्ता जाता है, आसाम तक ये रोड जाती है। बावजूद इसके और हाईवे पर जिस तरह की चेकिंग देखने को मिल रही है इधर गोरखपुर में एंट्री से पहले, और यहाँ पर पुलिस जो है सभी को बारी बारी से रोककर और यहाँ चेक करा रही है और उसके बाद ही गोरखपुर में एंट्री करने दिया जा रहा है। हेमंत सिंह, इंडिया वॉइस, गोरखपुर। इधर लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के विधायकों ने अपने अपने इलाकों का जायजा लिया है। उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री अजय कुमार ने कुमाऊं के विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मौजूदा हालात की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैनीताल विधायक संजीव आर्य से संगठन महामंत्री अजय कुमार नैनीताल विधानसभा का उन्होंने हालचाल जाना। और इस दौरान संजीव आर्य ने कहा कि मैं नैनीताल विधानसभा के बहुत से लोग लॉकडाउन के चलते अन्य प्रदेशों में अभी तक फंसे हैं, सभी के परिजनों की ओर से लगातार गुहार लगा रहा हूं। देखिए, स्वाभाविक रूप से आज की जो ये बैठक थी महामंत्री संगठन जी की, कुमाऊं के सारे विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो मुख्य रूप से कोविड-19 ही इसका हमारा मेन एजेंडा था। किस तरीके की परेशानियों से लोगों को लगातार दिक्कतें आ रही हैं, इस दिशा में हमसे पूछा गया। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, एक मुख्य बिंदु हमने उनके समक्ष जो रखा है और मुख्यमंत्री जी के भी समक्ष हमने रखा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं और लगातार उनके फ़ोन भी आ रहे हैं हमारे पास और विभिन्न माध्यमों से वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, लोगों के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हमने निवेदन किया है कि ऐसे बच्चों को जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको हम किस तरीके से अपने प्रदेश में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, लॉकडाउन लगभग 1 महीने से ऊपर का हो चुका है और आगे भी अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि लॉकडाउन आगे ख़त्म होगा या बढ़ेगा। तो हमने उनसे अनुरोध किया है, क्योंकि पहले भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और लगातार कोशिश हो भी रही है और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारे बच्चे, आज भी मैं स्वयं में देख रहा था हमारे क्षेत्र के, लगातार मेरे पास व्हाट्सएप में, ईमेल में, फ़ोन में, मैसेजेस में लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इधर बोकारो जिले में अब फॉगिंग गन की मदद से सैनिटाइजन का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय में फॉगिंग गन का डेमो किया गया और इस दौरान उपायुक्त मुकेश कुमार ने फॉगिंग गन का निरीक्षण भी किया। सभी मशीनों में केमिकल डालकर फॉगिंग की टेस्टिंग की गई है। हम लोगों ने जो है फॉगिंग के लिए ऑलरेडी ड्राइव चल रहा है, बहुत सारा सैनिटाइजेशन के लिए जो है इनफैक्ट अलग अलग पॉकेट में हम लोग ड्राइव चला रहे थे, बट हम लोग को और ज़्यादा हैंडी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है इनफैक्ट जिसको बहुत इजी हो ऑपरेट करना। और इसी क्रम में जो है हम लोगों ने आज जो है 9 टोटल फॉगिंग गन भी मंगवाए हैं और भी एक खेप हम लोग अभी और मंगवाने वाले हैं। पहले इसका अनुभव हम लोग देख लेंगे। और ये फॉगिंग गन बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत हैंडी है, इसको एक आदमी ऑपरेट कर सकता है इजीली अपने बैग पे जो लिक्विड है उसको रखते हुए, और साथ में इसको
हाथ से बिल्कुल किसी गन की तरह बड़े गन की तरह जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी बहुत कॉन्सनट्रेटेड वे में जो है इससे हम लोग जो है सैनिटाइजेशन का काम कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हम लोग को 4 इस तरह के फॉगिंग गन उपलब्ध कराए गए हैं। 5 हम लोगों ने आपदा से खरीदा है और हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 11 गन जो है इस तरह का जो फॉगिंग गन है उसका इंतजाम हम लोग कर पाए। सो सभी प्रखंडों में भी हम लोग इसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इधर लॉकडाउन के 35 दिन बाद प्रदेश के निर्माण कार्यों को रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है। सचिव मुख्यमंत्री एवं आपदा प्रबंधन अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए सशर्त अनुमति दे दी गई है। सचिव नेगी ने बताया कि सभी निर्माण कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अधीन होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा। कार्यस्थल पर काम करते वक्त मास्क पहनना होगा। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। भारत सरकार का जो एमएचए का आदेश था उसमें निर्माण कार्य को ऑलरेडी मंजूरी उनके द्वारा दी गई थी। उसमें सशर्त अनुमति है कि आपको कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है या फिर आपने मास्क इत्यादि लगाने का नॉर्म्स है। सो ऑलरेडी हमने पहले ही प्रमुख सचिव गणों का आदेश कल मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से पहले दे दिया था, लेकिन कल पुनः हमने आदेश जारी करे हैं सचिव आवास के लिए एवं समस्त जिलाधिकारी के लिए कि लिमिटेड जो आपका कंस्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन से परमिटेड है उसको अलाउ कर देंगे। इधर ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना के केस सामने आने पर सरकार ने अस्पताल प्रबंधन को सभी सुविधाएं मुहैया कराने का ऐलान किया है। शासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए शासकीय प्रवक्ता मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि एम्स की ओर से जो भी सुविधाएं मांगी जा रही हैं उन्हें पूरा करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। फिलहाल तीनों मामलों में पुष्टि होने के बाद एम्स अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने से पहले राज्य के प्रवासियों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सचिव शैलेश बगोली और आईजी संजय गुंजियाल को कमान सौंपी है, जिनके नेतृत्व में प्रवासियों को लाने का काम किया जाएगा। इधर मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस शाहपुर रोड पर मुठभेड़ के दौरान 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के कब्जे से शराब और बियर के साथ 2 कारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। मंसूरपुर पुलिस के मुताबिक पुलिस शाहपुर रोड पर राखी पब्लिक स्कूल के पास चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान शाहपुर की ओर से 2 कार आती हुई नजर आई। पुलिस ने दोनों को चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो कार सवार नीचे उतरकर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 5 लोगों को पकड़ लिया है। इधर हापुड़ में लॉकडाउन के दौरान पिलखुआ पुलिस और स्वीट होम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके पास से पुलिस ने तमंचा और बाइक बरामद की है। थाना पिलखुआ पुलिस टीम के द्वारा पिलखुआ और शहर कोतवाली क्षेत्र के बॉर्डर पर हाईवे पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध आता हुआ बाइक पर दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस से बचकर भागने लगा। इसी बीच पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस के द्वारा भी उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को तुरंत CHC पिलखुआ ले जाया गया है। इस व्यक्ति के तलाशी ली गई है। इसकी पहचान ललित उर्फ शेरू पुत्र जयवीर निवासी असावर गांव थाना गुलावटी के रूप में हुई है। इस व्यक्ति के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। बाइक के संबंध में जांच पड़ताल अभी की जा रही है कि कैसी बाइक है, बिना नंबर प्लेट की ये बाइक है। ये अभियुक्त है हमारे एक थाना पिलखुआ पर पंजीकृत अभियोग, मुकदमा प्रासंख्या 71/20, उसमें वांछित चल रहा था, जिस पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।